हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुधा कल्प अध्याय के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा चरक संहिता उत्तरार्ध का कल्प स्थान का 10वां नंबर का चैप्टर है। ठीक है, तो आप इसको अगर पढ़ रहे हैं तो आप कल्प स्थान खोल लीजिए। 10वें नंबर का चैप्टर है, उसको आप वहाँ से इस वीडियो को देख के और वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें कि इसका किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पेपर में, थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे आपको पूछ सकता है कि सुधा कल्प का वर्णन करिए। सुधा कल्प का वर्णन, तो ये आपको 5 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि इस सुधा कल्प का या स्नोही का कोई 2 योग लिखिए। ठीक है, कोई 2 योग, तो ये पूछ सकता है आपको 4 नंबर में। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जो स्नोही है इसके योग रोग एवं रोगी, इसके योग रोग एवं रोगी। ठीक है, तो मतलब ये पूछ रहा है कि कौन से रोग में हम ये सुधा कल्प का या स्नोही का यूज़ कर सकते हैं और कौन से रोगी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं सुधा कल्प। सबसे पहले में हम जानते हैं कि स्नोही क्या है। स्नोही की तीक्ष्णता के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी विरेचन द्रव्य में स्नोही जो होता है वो तीक्ष्णतम विरेचन द्रव्य होता है। यह दोषों के समुदाय को शीघ्र ही भेदन करता है। जो भी दोष के समुदाय रहते हैं, जो भी हमारे प्रकोपित दोष रहते हैं, उसका यह तुरंत भेदन करता है। और एक बात अगर ध्यान रखनी है, अगर इसका हम समुचित प्रयोग नहीं करते हैं तो ये बिगड़ जाता है। इसका समुचित प्रयोग नहीं कर पाए हम तो ये और अधिक कष्टकारक होता है। ठीक है, ये बात देख लेते हैं कि कब प्रयोग नहीं करना है इसको। तो जब कोई व्यक्ति जो मृदु कोष्ठ वाला है उस समय हमको इसका प्रयोग नहीं करना है। जब दोष का संचय अल्प हो, अगर हमारे शरीर में दोष जो हैं अल्प मात्रा में प्रकोपित हुए तब स्नोही का प्रयोग नहीं करता है। और जब अन्य विरेचन द्रव्य से लाभ हो सकता है तब भी इसका प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब और जो मृदु विरेचन द्रव्य हैं या तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य है जो तीक्ष्णतम नहीं है, स्नोही को छोड़कर उसका अगर प्रयोग करके हमको लाभ मिल जा रहा है तो हम इसका स्नोही का प्रयोग नहीं करेंगे। सेकंड नंबर पे हम जान लेते हैं स्नोही के भेद। तो स्नोही के 2 भेद होते हैं, आप जानते हैं। एक में कांटे अधिक होते हैं और दूसरे में कांटे कम होते हैं। जो कांटे अधिक वाला होता है, जिसमें कांटे अधिक होते हैं, वो श्रेष्ठ होता है, उसे ही श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्नोही कहाँ कहाँ पे प्रयोग करना है, मतलब किस किस रोग में, जैसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से रोग में स्नोही प्रयोग कर सकते हैं, तो ये दिया है। पांडु रोग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, उदर रोग में, गुल्म रोग में, कुष्ठ रोग में, दूसरी विष से पीड़ित व्यक्ति में, शोथ रोग में, मधुमेह में और मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति में इसका यूज़ कर सकते हैं विरेचन के तौर पे। बात करते हैं इसके ट्रिक के बारे में। आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि कौन से रोग में यूज़ कर सकते हैं। तो उसका लिए ट्रिक दिया है कि सैम सेज पीके इज़ गुड पर्सन। तो यहाँ पे जो सैम है इसमें एस और एम, शोथ एस जो है शोथ के लिए हो गया और एम जो है वो हमारा मधुमेह और मानसिक रोग के लिए हो गया, और पीके में जो हमारा पी है वो पांडु रोग के लिए हो गया और जो के है वो कुष्ठ रोग के लिए हो गया। और यहाँ पे गुड पर्सन में जी यू डी है, तो जी हो गया हमारा गुल्म के लिए, यू हो गया उदर रोग के लिए और डी हो गया दूसरी विष के लिए। तो आप ऐसे ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से रोग में स्नोही का यूज़ कर सकते हैं। तो सैम सेज पीके इज़ गुड पर्सन। और इसके अलावा जो कौन से रोगी में यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे रोगी में जो मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति, जिसका कोष्ठ मृदु ना हो, ऐसे व्यक्ति में, ऐसे रोगी में जिसमें दोष जो है अल्प ना हो, मतलब अधिक मात्रा में प्रदूषित हुए हों, और ऐसे रोगी में जहाँ पे कोई और अन्य विरेचन द्रव्यों से लाभ ना हो रहा हो, वहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्नोही संग्रह वृद्धि। स्नोही को कैसे संग्रह करेंगे। तो स्नोही की बेसिकली हम जो क्षीर होता है उसका संग्रह करते हैं, जो दूध होता है उसका संग्रह करते हैं। तो जो क्षीर होता है उसका जो नॉर्मल जो समान तौर पर बताया गया है कि जो भी जितने भी क्षीर वगैरह होते हैं उसको हम शरद ऋतु में संग्रह करते हैं, बल्कि स्नोही के लिए यहाँ पे अलग बताया गया है। तो देख लेते हैं क्या है। 2 वर्ष या 3 वर्ष पुराने सेहुण को छुरी से चीर कर, छुरी यहाँ पे मतलब चाकू या नाइफ हो गया, छुरी से चीर कर दूध निकाल लें। इसको कब करना है, विशेषकर सेहुण का दूध शिशिर ऋतु में।
शिशिर ऋतु के अंत में लेना है। ठीक है, तो शिशिर ऋतु बताया गया है स्नोई के क्षीर को संग्रहण करने के लिए, क्योंकि इस ऋतु में जो भी ये दूध निकलता है वो अधिक लाभकर होता है। ठीक है, 5वें नंबर पे बात करते हैं सेहुण के दूध की शुद्धि। तो जब अब हमने दूध निकाल लिया, क्षीर निकाल लिया, अब उसको कैसे शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का वर्णन था, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तो इसको आप याद कर लीजिए, यही चीज़ लिख दीजिए एग्जाम में, आपका सही हो जाएगा। तो बिलवादी पंचमूल के क्वाथ में समान मात्रा में सेहुण का दूध मिला लें, उसे आग पर चढ़ाकर धीरे धीरे सुखा लें। सूखे हुए दूध को छोटी बेर की बराबर मात्रा में लेकर आंवले के रस में घोलकर वृषणाथ रोगी को पिलाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्नोई क्षीर का प्रयोग। तो स्नोई क्षीर का प्रयोग क्या होता है, जो क्षीर निकलता है, दूध निकलता है, तो उसको घृत या जो स्नोई क्षीर होता है उसके घृत या मांस रस में मिलाकर वृषणाथ रोगी को दो। तो विरेचन कराने के लिए आपको रोगी को कैसे देना है, जो क्षीर है स्नोई क्षीर, उसको घृत में या मांस रस में मिलाकर देना है। जो स्नेहु के विविध योग हैं वो देखते हैं, ये भी आपको 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ लेता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपका पहला जो योग है ये पहला है और ये दूसरा है। तो पहले योग में क्या है कि सेहुण के दूध को पकाकर घृत निकालना, जो भी सेहुण का दूध है उसको पकाना है और घृत निकालना है उससे। उस घृत को स्नेही के दूध के कल्क से और आंवले के रस से पकाकर वृषणाथ रोगी को खिलाएं। ठीक है, तो आप पहले आपने घी निकाल लिया, घी के बाद क्या किया, घृत को स्नोई के दूध के कल्क से और आंवले के रस से पकाकर वृषणाथ रोगी को खिलाना है। दूसरा जो योग बताया गया वो है कि दंती के क्वाथ में 1 अंजलि पृथक पृथक, मतलब 1 अंजलि लेना है आपको स्नोई दूध का कल्क लेना है और गुड़ लेना है 1 अंजलि। इसको क्या करना है, एक में मिलाकर घृत भावित पात्र में संधान करना है। संधान कब तक करना है, 1 महीने के लिए संधान करना है, रख देना है। इसके बाद अरिष्ट का वृषणाथ रोगी, इसके बाद जो अरिष्ट तैयार होता है उसको विरेचन के लिए वृषणाथ रोगी को पिलाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्नोई सुधाकल्प अध्याय। ठीक है, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। और शुरू में मैंने क्वेश्चन बता दिया क्या क्या था। ठीक है, तो अगर सुधाकल्प 5 नंबर में आता है तो ये आप पूरा लिख सकते हैं। 1-2 पॉइंट अगर इसमें छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर 7 पॉइंट याद रहेगा आपको तो बहुत अच्छा बात रहेगी। ठीक है, अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।